MS धोनी के चित्तू भैया से लेकर बिंदिया के बाहुबली के बब्बल बनने तक का सफर। बहुत शानदार रहा। अखबार में आज भी गांव में एक नाम आना बहुत बड़ी चीज होती है। क्या कभी ऐसे ताने भी आपने सुने कि पंडित जी का लड़का कर क्या रहा है? कि ये हीरो बनने गए हैं, यहीं घूमते रहेंगे, ये कुछ न कर पाएंगे, ये सब सारी चीजें पीछे होता है। इनिशियल स्टेज पे जब रिजेक्शंस मिलते हैं उनको कैसे झेला आपने? आपको हक नहीं है टूटने का, आपको बिल्कुल हक नहीं है कि आप हारें। पहला ब्रेक कैसे मिला था? मैं सो रहा था दोपहर में, मैं ऐसे उठ के बैठ गया। मैंने कहा हाँ सूरज बढ़ जाते हैं सर। बोला हाँ, पहला सीन है तुम्हारा और पहले ही सीन सलमान खान के साथ है। बहुत बड़ी बात है कि आपको पहला ब्रेक सूरज बढ़ जाती है, पहला शॉट सलमान खान। मैंने कहा MS धोनी के डायरेक्टर से मिल के आया हूँ, बड़ी पिक्चर है, बायोपिक और एक अच्छा रोल है। मैं कहता हूँ कि अभिनय वो नौकरी है जिसका प्रतिदिन साक्षात्कार होता है। बिंदिया के बाहुबली जी, उसमें आपके कैरेक्टर को बहुत सराहा जा रहा है। जी जी। उसमें कहा जा रहा है कि आपने शांत रहकर भी एक खौफ पैदा कर दिया। के मेनन सर, आपने काम किया उनके साथ जी, भी। बम्बई मेरी जान और स्पेशल हाउस में भी था। उनके साथ मुझे मैजिक जैसा फील होता था। क्या आपको लगता है कि OTT ने गाली गलौज और इन सब चीजों को प्रमोट कर दिया, नेगेटिव किरदार को हीरो बना दिया है? मजा तो आता ही है विलेन में, उसमें एंजॉय। आपने थिएटर किया, आपने OTT कर लिया, आपने फिल्म्स कर ली, आपने शॉर्ट फिल्म्स भी कर ली। जी। सबसे ज्यादा टफ आपको क्या लगा? MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के चित्तू से लेकर बिंदिया के बाहुबली बब्बल बनने तक का सफर इतना आसान नहीं था। जी हाँ, आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं यूपी के शाहजहाँपुर से आलोक पांडे जी। आइए उन्हीं से जानते हैं उनके सफर के बारे में। आलोक जी, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार, थैंक यू। MS धोनी के चित्तू भैया से लेकर बिंदिया के बाहुबली के बब्बल बनने तक का सफर कैसे देखते हैं आप? बढ़िया रहा सफर। जो जिस तरीके से मैं गांव से निकला था अपना झोला उठा के, और उसमें जो मेरे सपने थे, जो भी चीज़ें थी, मुझे लगता है काफ़ी कुछ झोले में है मेरे पास अभी सोचने के लिए, उसको देखने के लिए, महसूस करने के लिए। बहुत शानदार रहा सफ़र। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, यात्रा चल रही है और मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा लग आप रहा उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर के एक छोटे से गांव ददाऊं से आते है। हैं। जी जी, दादा हूँ। वहां पर एक्टिंग का कीड़ा आना और फिर फैमिली का सपोर्ट मिला और यहाँ तक पहुंचना, जी। किन किन चैलेंजेस से गुजरे? सबसे पहले पेरेंट्स को कैसे बताया? सबसे पहले तो एक्टिंग को एक्चुअली क्या है, इतने बेसिक लेवल पे कहा जाए तो मैं परफॉर्मेंस करना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। जो स्कूल में था वहाँ से कहते हैं ना, कीड़ा कीड़ा जो कहते हैं ना, तो कई बार हमको पता नहीं होता है। तो वो था एक स्कूल में 26 जनवरी हो गया या 2 अक्टूबर हो गया, खड़े होकर 2 लाइनें मेरे को बोलनी ही बोलनी है या कोई पाठ याद करके सुनाना है, तो मैं उसको कहता हूँ वो परफॉर्मेंस का मेरा पहला स्टेज था कि आज मास्टर साहब को एक इतिहास का, एक हड़प्पा जोधड़ों की खुदाई में ऐसा था, एक पाठ याद करता था और मुझे सुनाने में बड़ा आनंद आता था। तो मुझे समझ नहीं आता मुझे क्यों अच्छा लगता है। अब जब उसको फ्लैशबैक में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ वो चीज़ें यहाँ से यहाँ कनेक्ट होती हैं, तो वो वैसे था। और फिर धीरे धीरे स्कूल में, कॉलेज में अपना मिमिक्री से शुरू करते हैं ज़्यादातर लोग एक्टर। उसको शुरू में यही लगता है कि मिमिक्री कर लो और एक्टिंग हो जाएगी। तो फिर वहाँ से मिमिक्री करना शुरू किया दोस्तों ने और टीचर्स ने, किसी किसी ने डांटा भी, डांट भी खाई कि अब मेरी मिमिक्री मत किया करो। तो इस तरीके से चीज़ें चलती रहीं। और फिर शुरू में तो मैंने बताया नहीं था कि मैं रंगमंच ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके। तो हमारे यहाँ चूँकि रंगमंच का अच्छा क्या कहते हैं इतिहास रहा है, राजपाल यादव जी हैं और हमारे यहाँ शाहजहाँपुर से काफ़ी बड़े बड़े रंगकर्मी निकले हैं। तो वो मैं देखता था अखबारों में, उनकी कटिंग्स आती थी, जो शोज़ होते थे वहाँ पर, वो जो स्पेस था वो मुझे खींचता था कहीं ना कहीं। ओके। यार ये क्या है, ये जो पन्ना है वो जो अखबार का, कि आज इस नाटक का मंचन हुआ, तो वो देखकर हमेशा ही लगता था कि ये जगह है। बाकी पढ़ाई चल रही थी। तो ऐसे ही एक दिन मैं एक संस्था में पहुंच गया अपने दोस्तों के जरिए, जो मेरे पहले से ही वहाँ पे काम कर रहे थे। रवि और धर्मेंद्र, उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहले मेरे कहूँ तो मार्गदर्शक वही थे। कौन थे? रवि और धर्मेंद्र मेरे पड़ोस के गांव के दोस्त हैं, वो भी मुंबई में अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनके ज़रिए फिर मैं एक थिएटर ग्रुप मैंने ज्वाइन किया, संस्कृति उसका नाम है अभी भी। और वहाँ डायरेक्टर से मैं मिला, आलोक सक्सेना जी, जो हमारे पहले वहाँ के गुरु हैं। उनके साथ फिर मैंने कनेक्ट किया और वहाँ पे आना जाना शुरू किया। शुरुआत में लगा गया तो बड़ी ऊर्जा में था, फिर बीच में थोड़े दिन बाद लगा गांव से आना जाना, साइकिल से शाम को जाना,
तो फिर वो जोश जो था थोड़े दिन बाद ठंडा हो गया, छोड़ भी दिया। तो ये ऑन ऑफ चलता रहा। फिर कंटिन्यू मैंने 2006 में गया, फिर बीच में गैप हो गया क्योंकि बीएससी कर रहा था, तो बीच में रुक भी गया था, पढ़ाई भी चल रही थी। फिर धीरे धीरे 2007 में मैंने कंटिन्यू किया। ओके। फिर एक बार उस नाटक में एक में नाम आ गया, एक आलोक पांडे ऐसा। तो आप कहीं भी आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, अखबार में आज भी गांव में एक नाम आना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो घर वालों को ये लगा कि मेरे लड़के का नाम आया है। अच्छा। तो वो उनको देख के बड़ा उनको उत्साह मिला, उनको मिला कि यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है, मतलब किसी का नाम नहीं आया गांव में हमारे आज तक, देखो पंडित जी के लड़के का नाम। वो एक मोमेंट था, वो एक पल था जहाँ से उनको खुशी मिली और उधर से मुझे एक एनर्जी मिली कि करते रहो। पढ़ाई करता रहा, मुश्किल था काफ़ी। बीएससी के साथ पीसीएम ग्रुप से मैंने बीएससी की है, और उसके साथ रंगमंच करना काफ़ी मुश्किल था। गाँव से आना जाना, बीच में फिर शाहजहाँपुर में भी रहकर भी किया, तो चलता रहा, मज़ेदार था सफ़र। जैसा आपने कहा आलोक जी की पंडित जी के लड़के का नाम आ गया, तो क्या कभी ऐसे ताने भी आपने सुने कि पंडित जी का लड़का कर क्या रहा है? हाँ नहीं, वो तो खैर लोग गांव में बोलते थे शुरू में कि ये हीरो बनने गए हैं, यहीं घूमते रहेंगे, ये कुछ न कर पाएंगे, ये सब सारी चीजें पीछे होता है। तो वही तो आपको ऊर्जा देता है। तो उनको भी नहीं पता था, मैं उनके भोलेपन को भी मैं नहीं कहूँगा कि वो शायद उनके दिमाग में ऐसा था। नहीं विश्वास होता है हमारे आसपास कि ये बंदा कुछ कर पाएगा, इतनी जल्दी हमें नहीं होता। अच्छा, बम्बई गए होंगे 2-4 दिन में, महीने में लौट आएंगे शायद, क्योंकि बड़ी चीज़ है ना, एकदम से बैकग्राउंड में कोई नहीं है आपके साथ, और हम अचानक से दुनिया इधर जा रही थी और आप अचानक से इधर चले गए, खेती बाड़ी चल रही है और अपना नॉर्मल लाइफ चल रही है, पढ़ाई लिखाई लोग कर रहे हैं, और कहीं एक बंदा मुंबई रंगमंच थिएटर ये करना है। तो वो था। घर में कौन कौन है आलोक जी? घर में मैं, अभी मेरी माँ है और हम 4 भाई हैं, और मैं सबसे छोटा हूँ। सभी लोग मैरिड हैं, पूरी फैमिली गांव में जॉइंट फैमिली है हमारी। 3 बड़े भाई हैं, वो अपनी फैमिलीज के साथ, माँ के साथ वहाँ रहते हैं। पिताजी हमारे स्वर्गीय श्री शिवराम पांडे, वो 2020 में एक्सपायर हो गए कैंसर से। काफ़ी दर्दनाक घटना थी वो 2020 में। और उसके बाद माँ है, वहाँ सब लोग रहते हैं, सब जॉइंट फैमिली है, हमारी बड़ी फैमिली है पूरी। सब लोग अपना प्यार से रहते हैं। मैं और मेरी वाइफ, हम लोग मुंबई में रहते हैं साथ में। घर में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया आपके इस सपने को? मेरे भाइयों ने और मम्मी पापा ने। माँ को तो इतना इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी, वो आज भी देखती व्यक्ति नहीं, उनको रिजल्ट से मतलब है कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो, कहाँ सिलेक्ट हो गए हो, बस। देखने वेखने का वो अपने पुराने ख्यालात की गांव वाली हैं, अपना अपने काम में लगी रहती धुनकी में। बस उन्हें ये है कि हमारा कहीं जिक्र हो रहा है लड़के का, बस। अच्छा। मेरा कोई नाम ले दे बस आस पड़ोस में, तो एक होता ना, मतलब हाँ हमारे बच्चे का नाम लिया जा रहा है। तो वो एक वो माँ कभी बोलती है ना, एक्सप्रेस नहीं कर पाती उतना। वैसे पापा भी नहीं कर पाते थे, वो भी बहुत ही अपना अंदर जज्ब करते थे। तो और भाइयों का मतलब मैं लकी हूँ कि उनका बहुत सपोर्ट रहा, जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे। मेरे बड़े भाई का नाम सुजीत कुमार पांडे है, और उनसे छोटे जो हैं वो अजीत पांडे हैं, उनसे छोटे जो हैं सुबोध पांडे हैं, और मैं सबसे छोटा हूँ। तो वो तीनों, हाँ, पिलर जो हैं, वो शुरुआती दिनों में जिस तरीके से उन्होंने मुझे रंगमंच कराया कि सर्दी की रात में 2-2 बजे 1-1 बजे बाइक से गांव से मुझे लेने जाना, शो के लिए छोड़ने जाना, और कोई आए ना आए, मेरा भाई कोई ना कोई मेरा नाटक देखने आ रहा है, तो वो आपको जिंदा रखता है सीरियसली। और उनको पता नहीं क्या लगता था कि ये कुछ कर जाएगा। मतलब सब लोग अपना स्ट्रगल कर रहे हैं गांव में, खेती बाड़ी कर रहे हैं, कोई आर्मी में अप्लाई कर रहा है, कोई कहता है हम इंजीनियर बनेंगे। तो मैं कहता हूँ, ये कहते हैं ना कि ईश्वर भी वैसे ही सब चीज़ें आपके साथ क्रिएट करता है। ये बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम था, क्योंकि नॉर्मली लोग फैमिली जो गांव से आते हैं वो सोचते हैं बेटा सरकारी नौकरी कर ले, लाइफ सेटल हो जाए। जी जी। यहाँ पर आपकी फैमिली का इस तरह सपोर्ट मिलना, ये वाकई आपके लिए एक ब्लेसिंग है। मैं बहुत लकी हूँ उसमें, बहुत मेरी लकी फैमिली का, पूरी फैमिली का एक्चुअली सभी लोग। पहला ब्रेक कैसे मिला था? पहला ब्रेक, मैं मुंबई पहुंचा था, और चूंकि वहाँ पे ऐसे कुछ कनेक्शंस तो होते नहीं, आपके जाके सारी चीज़ें करना पड़ता है खुद से ही। तो थिएटर बैकग्राउंड से था, तो सीनियर्स थे वहाँ पे ड्रामा स्कूल के लोग, तो
अपने आप जाता था तो चीज़ें कहीं मतलब एक होता ना कि नौकरी मिलने से पहले ही इंटरव्यू भी देने का मौका नहीं मिलता है, तो आप कैसे जज करोगे कि मैं लायक हूँ या नहीं हूँ, करेक्ट करेक्ट। है नहीं। तो वहाँ वो भी बहुत मुश्किल है, जो नए लोग जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए वो दरवाजे तक पहुँचना। तो मैं जा रहा था, आ रहा था, नॉट फिट हो रहा था कहीं से, गेट के बाहर से ही चला आ रहा था। तो इस दौरान मैंने नाटक एक ज्वाइन कर लिया। रवि खेमू जी हैं, एक हमारे एनएसडी के डायरेक्टर हैं, और वो बीएनए में भी एक शो करने आए थे, तो उनके साथ मैं एक प्ले भी कर रहा था थिएटर का, तो उसके साथ उसकी रिहर्सल चल रही थी। तो उस दौरान मेरे पास एक कॉल आया, मैं रैंडम ही जीमेल चलता था उस समय और ये सब ज़्यादा था, तब इतना व्हाट्सअप और ये सब था नहीं, या फोटोग्राफ्स आप बना के जाते थे और ऑफिस में दे के आते थे। और तो मैंने मेल कर दिए थे कुछ फोटोज़। तो हमारे एक दोस्त थे, तो उन्होंने बोला था कि आप मेल कर दो। तो राजश्री का एक कास्टिंग चल रहा है, प्रेम रतन धन पायो, सलमान खान सर की जो फिल्म है, तो मैंने वहाँ पे भेज दिया। तो वहाँ से रैंडम ही एक कॉल आ गया। तो मैं वो जो कहता हूँ ना, उस बात को कनेक्ट करता हूँ कि चीज़ें कैसे आपके सराउंडिंग होते हैं। आपको कहती है किधर जा रहा है, इधर आओ, इधर चल रहा है। तो मेरे पास कॉल आया। अब थिएटर तो करके मैं आया था, वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे रोल किए मैंने, लीड रोल किए। लखनऊ में बड़ा प्यार मिला लोगों का, बहुत सम्मान मिला भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी में सबका। मतलब वहाँ में मैं छाया हुआ था एकदम, सारे कैरेक्टर मैंने बढ़िया बढ़िया किए, सारे नाटकों में लीड कैरेक्टर ज़्यादा था। और यहाँ आया, यहाँ मौका ही ना मिले। तो हम सोचे यार क्या है, गलत तो नहीं आ गया यार, ऐसा तो नहीं रंगमंच के ही लिए मैं बना था, ये कर नहीं पाऊंगा मैं। तो ये ख्याल आते आते मैंने वही नाटक ज्वाइन कर लिया। तो कॉल आया, फिर मैंने कहा भाई मैंने कहा क्या रोल है, तो बोला है एक छोटा सा कैरेक्टर। तो एक होता ना अपना एक अहम, शुरू में इतना नहीं समझता, हाँ ठीक है। मैं गया ही नहीं, मैंने कहा मैं नाटक कर रहा हूँ, नाटक करूँगा, उसमें लीड कैरेक्टर है। फिर आया उधर से कॉल, अरे सर आप कल तो आ नहीं पाए, आ जा सकते हैं क्या राजश्री प्रोडक्शन हाउस ये। तो मैंने कहा वहीं हो रहा है। तो मैं वर्सोवा रहता था उस समय, तो मैं गया दादर। अब डेस्टिनी देखिए आप, मैं वहाँ पहुँचा, मैंने कहा चलो चलते हैं, दोबारा कॉल आया, देखा जाएगा, चलो यार इतना भी ठीक नहीं है, क्या पता कुछ चीज़ें बन जाए, सही क्या बात है। पता कुछ चीज़ें बन जाएं, ये सोचना था मेरा। और मैं वहाँ गया और सब लाइन में बैठे हुए थे, मैं भी लेके एक पन्ना मुझे भी मिला, उसमें देखा मैंने एक लाइन लिखी हुई। अब मेरा दिल, मैंने कहा मैं इसमें क्या क्या लाइन थी वो? क्या करूँगा। वो कुछ एक उसमें प्रेम रतन धन पायो में एक रामलीला के सीक्वेंस है, हाँ है। तो उसमें मंथरा की कोई एक लाइन थी कि ये पूत के साथ तू ऐसा करेगी। तो मैंने कहा ये तो कैरेक्टर भी मेल का नहीं है, फीमेल बनना है, कुछ मेकअप होगा या कुछ भी। मैंने कहा चलो उसको ही मैंने 100 बार पढ़ा, मैंने कहा कैसे बोल सकता हूँ इसमें। तो मैंने वो नंबर आया मेरा, गया अंदर, मैंने बोला, तो उन्हें कुछ अच्छा लग गया, मैंने अपना कुछ फ्लेवर डाल दिया। तो एक्टर के लिए ये बड़ा अच्छा, मैं यहाँ पे एक पिन करता हूँ ये पॉइंट कि आप हमेशा जो आपका अपना है उसको उसमें ऐड करने की कोशिश करो। अगर वो चला जाए, अगर सामने वालों को आपकी यूनिकनेस पसंद आ गई, ऐसे समझ आ गया कि यार ये इसने कुछ लाइन लिखी है, हर आदमी एक्टिंग तो करता ही है जो लिखा है, उसमें आप अपना एड ऑन क्या कर रहे हो, वो आपको खींचता है वहां से, अलग लेके जाता है। मैंने उसमें अपना कुछ स्टाइल में, शाहजहांपुर स्टाइल में कुछ बोल दिया लाइन, वो उनको अच्छी लग गई। अच्छा, टीम के लोग वहाँ थे, एक दो लोग शायद, असिस्टेंट वगैरह, डायरेक्टर कोई था। अब उन्होंने क्या मुझे मौका दे दिया, बोला कुछ इम्प्रोवाइज करो, सिचुएशन दे दी कि ऐसा ऐसा है, रामलीला का सीन चल रहा है और कि आप डायलॉग भूल गए हो और आपकी डांट पड़ रही है और आपको सीनियर आपका डांट रहा है, कुछ ऐसा। अब तो हम तो थिएटर वाले, हमें उन्होंने कहते हैं ना मुंह में वो लगा दिया, मीठा लगा दिया कि भाई अब तो खाऊंगा मैं इसको अच्छे से चाव से। फिर मैंने इम्प्रोवाइज कर दिया और वो इम्प्रोवाइज बड़ा फैल गया, हम करते चले जा रहे हैं, उनको बड़ा मजा आ रहा है। और अपनी भाषा में, एकदम गांव की भाषा में कर दो, हमने कर दिया, ठीक है। फिर वहां से चला आया, फिर मेरे पास कॉल आया कि सर आपका फिर से दूसरे राउंड में ऑडिशन होगा। तो हमने कहा अच्छा। फिर मैं गया राजश्री, फिर मैं करके आया, मुझे डांस वांस कराया, कुछ साड़ी वाड़ी पहना के, कुछ मैंने क्या ही बना देंगे, क्या कर रहे हैं, मैंने कहा कुछ तो अच्छा हो रहा है। फिर देखा और मेरे साथ एक्टर बदल जाए, मैं सेम रहूं। मैंने कहा मेरी कास्टिंग चल रही है अभी, मैं हूँ, तो आलोक अच्छे से करो। मैं गया, फिर कॉल आया, बोला फिर आइए आपका एक और
सूरज से मिलना चाहते हैं। मैं सो रहा था दोपहर में, मैं ऐसे उठ के बैठ गया, मैंने कहा हाँ सूरज बढ़ जाते हैं सर? बोला हाँ। मैं गया ऑफिस में, मिला, राजश्री प्रोडक्शन हाउस, प्रेम रतन धन पायो, मैंने प्यार किया, बड़ी बड़ी फिल्में, सलमान खान और ये सब। मैं बैठा वहाँ पे सब देख रहा, वो अलग ही वाइब है उस प्रोडक्शन हाउस की। राजश्री प्रोडक्शंस मतलब जो फैमिली जो होता ना, परिवार का जो एक होता है, वो राजश्री प्रोडक्शन जो उसका मतलब जो है वो राजश्री प्रोडक्शन में पता चलता है कि कैसे परिवार की तरह वो लोग एक उसको फिल्म भी पारिवारिक ही बनाते हैं। हाँ वो वहाँ पे वाइब, प्रोडक्शन हाउस जो बोलते हैं, हाउस, वहाँ पे आपको फील होता है कि प्रोडक्शन ये हाउस हाउस में जो है। परिवार वाला है। तो फिर मैं मिला, सीधा बोला कि वो सूरज सर है वहाँ केबिन में, आप चलिए, वो मिलना चाहते हैं। मैं अंदर पहुंचा, सूरज पड़ जाते बैठे हुए हैं। मैंने कहा प्रभु मन में बेड़ा पार लगा दो, आप ही हो। तो उन्होंने एक लाइन बोली कि वो उधर सामने थे ऐसे और मैं इधर था, वो बीच में मेज थी हमारे, और मैंने कहा आलोक आज आर या पार मामला है। बोले आलोक मैं तुम्हारी रेंज देखना चाहता हूँ, ओके। ऐसी लाइन बोली। तो क्या करोगे, मेरे ऊपर छोड़ दिया। तो मैंने उसमें एक चेरी ऑर्चर्ड एक प्ले है चखब जी का, तो उसमें एक लोपाखंड का एक स्पीच था, वो मुझे याद था उस समय जो दिमाग में, मैंने कहा भाई सोच मत, टाइम नहीं है। सूरज बढ़ जाती है जी सामने खड़े हुए हैं, आप क्या सोचोगे सर, गिव मी सम टाइम प्रिपरेशन का, यही तो मौका होता है। मैंने किया, उन्होंने लगभग आई थिंक 70-80% मेरी स्पीच सुनी अच्छे से। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, और उसके बाद कट बोला अब मैं तुम्हारी अपनी लैंग्वेज में, अवधी लैंग्वेज में, गांव की कोई भी मैं नहीं बताऊंगा, कुछ भी आप इम्प्रोवाइज करो। तो मुझे एक घटना याद आ गई, भैया एक बार बिना बताए पिक्चर देखने चले गए, तो पापा ने बड़ा डांटा था, हम उनके चक्कर में हम सब की माल पड़ी थी। उस समय बड़ा ये सब होता था कि हाँ काम बिल्कुल करो, बिल्कुल। पढ़ाई पे हाँ। ध्यान दो, और तब हम बच्चे तब भी ऐसे पिताजी होते थे मारा कि भी करते थे बच्चों को। पापा, तब वो मार बहुत, और वो हाँ बहुत फायदेमंद होती थी। हाँ, बहुत फायदेमंद होती थी। तो मैंने वो प्ले किया और वो बहुत हंसे तो, और अपनी गांव की भाषा में। उसके बाद कट हुआ, उन्होंने टीम को बुलाया, 2-3 लोग 4 लोग अंदर आए, बोला ये आलोक है और ये पार्ट करेगा, मोन्टू का करेक्टर है। और मुझे वो सपने जैसा लग रहा था। वहाँ पे मेरा उस दिन डन हो गया सारी चीज़ें। फिर उसके बाद अगली बार फिर कॉल आया, मेरा मेकअप लुक टेस्ट हो गया, सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद 1-2 बार और मुलाकात हुई, बाकायदा सर ने सीन समझाया। फिर उस दिन एक बार और बम फोड़ दिया उन्होंने कि पहला सीन है तुम्हारा और पहला ही सीन सलमान खान के साथ है। मैंने कहा बाप रे। मैं ऐसे हो गया, मैंने कहा हाँ सर, हम गांव के लोग इमोशनल बड़ी और जल्दी हो सलमान जाते हैं। खान। सलमान खान हम बचपन से देख रहे हैं और सारी चीजें टीवी पे देखते थे, ब्लैक एंड व्हाइट, ये सब कहानियां सुना डाली उनको, बला 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 बला, और बस रोने ही को था। मैंने कहा रुक जाओ आलोक, ऐसा ना हो पहले रिप्लेस हो जाओ। तो खैर वो बहुत प्यारे इंसान है, उन्होंने कहा आलोक हो जाएगा, परेशान मत हो, स्ट्रेस मत लेना, बिल्कुल हो जाएगा, कर लोगे तुम। मैंने बोल तो दिया, मैं चला है, मैंने कहा ऐसा ना हो यार, ऐसा लगे कि कहीं मुझे हटा दिया जाए, ये तो बड़ा नर्वस हो रहा है। खैर सब बढ़िया हुआ, अच्छे से शूट हुआ और बहुत प्यार से उन्होंने रखा। और उसके बाद भी मैंने एक हम चार फिल्म आई थी, उसमें एक छोटा सा पार्ट किया था राजश्री की, और बहुत मानते हैं वो आज भी। अगर मैं मतलब जाता हूँ तो सारे ही लोग, उनका बेटा भी जो है अवनीश बड़जात्या जी, वो भी सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, कभी भी मैसेज करता हूँ या कुछ तो उनका तुरंत वो पूरा अलग ही जोन है। तो ऐसे मैं उस फिल्म में लेकिन आया। आलोक जी, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको पहला ब्रेक सूरज पर जातिया, पहला शॉट सलमान खान, Yes. तो कहीं ना कहीं ऊपर वाली कृपा है। हाँ, चीजें हैं कुछ, मास्टर प्लान है कुछ, मास्टर प्लान तो है है कुछ। कुछ है। और उसके बाद सेकंड ब्रेक क्या था आपका? उसके बाद साथ में ही पीके में राजू हिरानी सर, तो वो भी मैंने ऐसे ही रैंडम घूम रहा था आराम नगर में, मैं बैठा हुआ था, तो वहाँ पे ऑडिशन चल रहे थे। तो वहाँ पे एक लड़का जानने वाला था कास्टिंग में, हमारे पवन भाई करके एक हैं, उन्होंने कहा आलोक दे दे तू भी, एक यहाँ चल रहा है, ज़्यादा ज़्यादा बड़े रोल तो नहीं है अभी नए लोगों के लिए, तो 1-2 लाइनों का। हमने कहा ठीक है, 1-2 लाइनों में देखते हैं कुछ। तो मैं बैठा था वहाँ भी, तो दिया ऑडिशन, इम्प्रोवाइज वगैरह करके चला आया वहाँ पे। फिर वहाँ से भी कॉल आ गया कि आपका हो गया, 1 दिन का काम है, और इस तरीके से वो फाइनल हो गया। और जब सेट पे पहुंचा तो राजू ईरानी सर मिले बाकायदा, और उनको याद था कि तुम्हारा ऑडिशन बहुत अच्छा था। मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा, तो मतलब बहुत ही
पॉजिटिव वाइब्स मिलती है जब इस तरीके से डायरेक्टर आपको कंफर्ट कर दे, इतने बड़े डायरेक्टर। तो बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट है मेरी लाइफ में, ये मैं जिंदगी भर हमेशा याद रखूंगा। तो बढ़िया से वो भी शूट हो गया अच्छे से। तो ये शुरुआत के बड़े अच्छे पल। बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे। यस यस। आपका एक कैरेक्टर चिट्टू भैया का बहुत फेमस हुआ, जी, जो जी। MS धोनी की जो बायोग्राफी बनी थी, वो कैसे बना था आपको रोल? वो भी मतलब प्रेम रतन धन पायो और पीके के बाद मैं अपना इधर थिएटर वगैरह में भी हाथ पैर मार रहा था, और इधर भी अपना मेल वगैरह करता रहता था, फोटोज अपना। और लोगों से तब तक कास्टिंग डायरेक्टर से भी हाय हेलो हो गई थी, कुछ लोग जान गए थे। तो राजश्री में जो मुझे काम मिला था, तो उसमें एक कास्टिंग डायरेक्टर थे विकी भाई, विकी सिदाना। तो उस काम से चूंकि सूरज सर ने बहुत तारीफ की, तो वो भी बहुत इम्प्रेस हो गए थे मेरे से। तो वो उन्होंने ही फिर मुझे MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में एक उस करेक्टर के लिए मुझे कहा कि आलोक ऐसा ऐसा करेक्टर है और आ जाओ। तो फिर उसी के जरिए आप देखिए कैसे लाइनें जुड़ती चली जाती हैं। मैं वहाँ नहीं जा रहा था, फिर मैं राजश्री गया, ऑडिशन दिया, सेलेक्ट हो गया। उसी कास्टिंग डायरेक्टर को एक बड़ी फिल्म मिल गई MS धोनी, और वहीं से फिर मैं उसके जरिए ही वहाँ पे ऑडिशन देने पहुंचा। और वहाँ भी मेरा वहाँ पे एक ही बार में हुआ ऑडिशन, और मैं उनको पसंद आ गया। और कॉल आता है कि विकी भाई का कि नीरज सर आपसे मिलना चाहते हैं, आलोक आ जाओ। मैंने कहा क्या हो रहा है, नीरज पांडे मिलना चाहते हैं? वो भी अपनी लिस्ट में एक बनाते हैं ना कि नीरज पांडे, सूरज बड़जात्या, राजू राजू हिरानी, हिरानी अनुराग साइड जो कश्यप। टॉप 5 ड्रीम डायरेक्टर्स होते हैं, उनके साथ आप काम कर तो रहे हैं। मैंने कहा यार कुछ तो अच्छा हो रहा है, चलो। फिर वो मुलाकात हुई, बहुत अच्छी यादगार मुलाकात। 2-4 सवाल उन्होंने पूछे कि आलोक क्या किया है, अभी क्या चल रहा है, और आगे क्या आने वाला है, कुछ ऐसी नॉर्मली बातचीत थी बस। उसके बाद फिर मैं जुहू में था शायद उनका ऑफिस उस समय, और वहां से मैं पैदल उस दिन आया इधर बसोबा तक। भूल गया मैंने कहा MS धोनी के डायरेक्टर से मिल के आया हूँ, बड़ी पिक्चर है, बायोपिक, और एक अच्छा रोल है। कुछ पता नहीं था उस समय कितना बड़ा है, क्या हो जाएगा या क्या नहीं, बट एक मोमेंट था, मैं एंजॉय करते हुए उसको आया बढ़िया। तो फिर वैसे वो फिल्म मिली, तो सारी चीजें फिर बाकी आपके सामने हैं। कब आपको लगा कि अब सब सेट हो गया है? ये तो कभी नहीं लगता, अब नहीं लगता। अच्छा। धोनी के बाद ऐसा एक बार हुआ था कि इसके बाद शायद चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि उस समय काफ़ी मैसेजेस आए थे, लोगों के भी, आम पब्लिक ने भी पहचाना था। तब उतना अनुभव भी नहीं था मेरे पास, मैं 12 में आया था, तो 3-4 साल हुआ था। तो एक कैरेक्टर ऐसा था कि लोगों ने पहचाना, उससे बहुत प्यार मिला। एज एन एक्टर भी लोगों ने एटलीस्ट, मतलब बहुत सारे क्या कहते हैं, एग्जाम के लिए तो लोग तैयार हो गए थे कि आओ तुम परीक्षा दे दो आके। नहीं, उससे पहले तो एग्जाम देने का भी नहीं मौका होते नहीं थे। मिल रहा था। तो वो चीज़ें चल रही थी, मुझे लगा था हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ कुछ कभी सेट होता नहीं है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, और आज की डेट में एकदम क्लियर हूँ मैं कि कोई अगर कहे कि उसका निकल गया है, उसकी निकल पड़ी है, इसकी तो बच किसी गई की नहीं है, निकली है। कुछ नहीं होता है। यहाँ हमेशा आपको एग्जाम देना है। और मैं कहता हूँ कि अभिनय वो नौकरी है जिसका प्रतिदिन साक्षात्कार होता है, डेली। और डे बाय डे यही सीख रहा हूँ कि लगातार आपको परिपक्व बनना है, लगातार आपको सीखना है। लेकिन धोनी के बाद ये था कि थोड़ा आसान हो गया था, क्योंकि जब आपके पास एक बायोडाटा हो जाता है, उसमें एक ऐसा नाम जुड़ जाता है, राजश्री जुड़ गया, सूरज बड़जात्या जी, होता ना, जब आप नौकरी के लिए जाते हैं, आपने कहाँ कहाँ काम किया, क्या वही सेम वही है। तो थोड़ा आसान हो रहा था मेरे लिए। कॉल आ रहे थे, मैं दे रहा था, रिजेक्ट हो रहा था, दे रहा था, रिजेक्ट हो रहा था। तो जर्नी चलती जा रही थी। आलोक जी, अभी एक सीरीज आई है OTT पे, आपका बिंदिया के बाहुबली। जी उसमें आप एक कैरेक्टर को बहुत सराहा जा रहा है। जी जी। उसमें कहा जा रहा है कि आपने शांत रहकर भी एक खौफ पैदा कर दिया है। तो वो कैरेक्टर की जर्नी में जानना चाहूंगी, वो कैसे मिला और क्या कैसा रहा उसका पूरा सीन? बिंदिया के बाहुबली भी मैं कहूँगा कि वो मतलब सितारे ही थे, गॉड गिफ्ट था। अचानक से कोविड का दौर चल रहा था उस समय, जब कास्टिंग हो रही थी, 22-23 की बात है शायद। तो मैं गांव में था, लॉक करके घर चला गया था। और पापा जब एक्सपायर हुए थे, तो थोड़ा सा 1 साल में थोड़ा डिप्रेशन वगैरह में भी चला गया था। तो घर पे ही था उस समय। तो ये शायद 21 की बात होगी, 21 की, 22 की। तो अचानक से कॉल आता था, मैं लखनऊ के नियर बाई में था, शाहजहाँपुर है वहाँ पे मैं था, कि मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी से हैरी परमार भाई हैं, उनका कॉल आता है कि आलोक ऐसा ऐसा है, ऑडिशन चल रहा है, तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं तो यही हूँ, पास में ही हूँ। तो बोला आ जाओ लखनऊ, मिलते हैं, ऑडिशन चल रहा है एक सीरीज़ का। मैंने कहा ठीक है दादा, आ जाता हूँ। मैं गांव से ट्रेन पकड़ के अपना आ जाता हूँ लखनऊ, डायरेक्ट ट्रेन है।
पहुंचता हूँ, फिर वही एग्ज़ाम पेपर मुझे मिलता है। मैंने कहा चलो, फिर एक बार फिर से वही शुरुआत, आधे अधूरे एक नाटक, उसका डायलॉग मुझे याद आया मोहन राकेश जी का। तो फिर मैं, वेटिंग चल रही थी, लोग दे रहे थे, मैं अंदर पहुंचा कमरे में। तो मैं पहुंचा, देखा सामने एक इंसान बैठा हुआ है। मैंने देखा ये कैमरा में तो है ही नहीं। ये बड़ी एक अलग बात है जो मैं यहाँ बताऊंगा। मैंने कहा, मैं जनरली क्या होता है, ऑडिशन होता है तो कैमरा होता है, क्रू देने वाला होता है, कास्टिंग डायरेक्टर होता है। देखा एक बंदा बैठा हुआ है और सर ने शायद गमछा वमछा डाल रखा था, राजमित सर जो डायरेक्टर थे वही बैठे हुए थे। मुझे नहीं पता था तब कि डायरेक्टर बैठे हुए हैं, क्या शायद बताया था या मुझे याद नहीं रहा कि अंदर कौन है। मुझे लगा कोई कास्टिंग वाले होंगे और डायरेक्टर सर होंगे, वो अकेले बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे देखा, एक चेयर ऐसे जैसे आप बैठे हो पड़ी हुई थी, मैं बैठ गया। हेलो सर, बोला ठीक है, शुरू करो। मैंने कहा मैंने एक सांस ली। मैंने कहा भाई, मैंने कहा, फिर मैंने शायद पूछा था कि कैमरा, बोला यही है कैमरा, बैठो। मैं, वो एकदम से ऐसा था कि ये क्या है, क्योंकि हमें आदत नहीं है ना ऐसे सामने से कोई देख रहा है और मैं परफॉर्म करूं। थिएटर में रंगमंच अलग चीज़ है, वो हम लाइव करते हैं। तो मैंने कहा, फिर वही वाली बात की, विद इन अ सेकेंड आपको डिसीजन लेना पड़ता है और आपको, मैंने कहा आलो, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ गुरु। और फिर मैं बैठे बैठे, शायद वो डायलॉग था, सीन ऐसा था कि बैठ के ही बातचीत होनी थी। तो उसमें मैं, जो भी लाइंस थी वो मैं अपना शुरू हो गया, मैंने किया। और करते करते मैं बाय चांस मैं हकला गया, कुछ ऐसा फंस गया मेरा गियर। तो कटु बोला ये क्या किया तुमने? वो आपका स्टाइल बन गया। मैंने कहा सर, अब मुझे उस समय समझ नहीं आया मैं क्या हूँ। मैंने कहा हाँ सर, वो किया था थोड़ा। बोला अच्छा, इसको रखेंगे, ये कैरेक्टर में रहेगा। मैंने कहा जी सर, ठीक है। बोला, उसी समय उन्होंने कहा, लॉक कर दिया कि 2 कैरेक्टर हैं शायद, एक कुछ और बोला था, एक बब्बल और एक कुछ और। बोला बट आई थिंक बब्बल रहेगा और बब्बल बनना बताते हैं लोग, ठीक है। मिले, मैं चला आया, मैं भूल गया। फिर मुझे लगा कई बार ऐसी और भी इंसिडेंट होते हैं, कई बार कॉल आते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि सब सेट है, जो आपने कहा आधे एक एक घंटे बात होती है कि बस सब सेट है, आलोक सब होने वाला है। उसके बाद 6-6 महीने 5-5 महीने कुछ अपडेट नहीं होता है, कुछ बताता नहीं है कोई। मैं भूल गया, घर चला गया, कॉल आ गया कि भाई आप लॉक हो गए हो, सब बात करनी है बाकी कमर्शियल और ये सब। मैंने कहा अच्छा ठीक है। गांव में ही बैठे बैठे सारी चीज़ें हो गई, वहाँ से वहीं से मैं था, वहीं लुक टेस्ट हो गया सारा कुछ। मैंने फोटोग्राफ्स भेज दीजिए, भेज दीजिए, उन्होंने बोला, सब कुछ वहीं से सेट हो गया और वहीं से लखनऊ में ही शूटिंग शुरू हो गई उसकी। तो इस तरीके से मैं ऑन बोर्ड आया। तो जो राज अमित सर की नज़र थी शायद उसने पकड़ लिया, बब्बल बनना कि तू करेगा। और बाकी पब्लिक ने उसे बहुत प्यार दिया, सीजन 1 में भी और सीजन 2 में भी काफ़ी अच्छा रहा सफ़र। तो सीजन 3 भी आएगा इसका? अभी चल रही हैं चीज़ें, बातें, और पब्लिक तो बहुत चाहती है। और आज ही सर से बात हो रही थी अभी, राज सर से, तो कह रहे थे लोग अपडेट करता हूँ, थोड़ा सस्पेंस बना के रखा हुआ है। तो मैंने आपका एक रिव्यू पढ़ा था इसका बब्बल बनना का, जी जी जी, कि लोग चाह कर भी आपसे मोहब्बत नहीं कर पा रहे, वो नफरत ही कर रहे हैं। अभी क्या करें, मतलब तो ये कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए कि लोग चाहकर भी आपके कैरेक्टर को देखने के बाद वो एक पल के लिए आपसे मोहब्बत नहीं कर पा रहे हैं। हाँ यही तो होता है। और क्या, एक एक्टर के लिए यही है कि अगर मैं वो प्ले कर रहा हूँ, अगर मैं आपको वहां पे बैठे बैठे आपको मैं फील करा दूं, गालियां दे दे तू मुझे भाई, इतना बुरा हूं मैं, इतने ही बुरे बने इतने आप बुरे। उसमें। तो मैं जो भी था, और डायलॉग्स उसमें आप देखेंगे थोड़ा कम है, कम है, लेकिन एक्सप्रेशन का उसमें पूरा एक्सप्रेशन और वो सारी चीज। और सर ने बोला, सर ने भी मुझे पूरा खुली छूट दी, उन्होंने भी ज्यादा कुछ बोला नहीं, मैं करता चला जा रहा था। उन्होंने कहा सही जा रहा है। कई बार मुझे लगता है कि सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो कुछ बोलते नहीं थे ज्यादा और मैं करता रहता था। फिर मुझे लगता है ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, जो चल रहा है चलने दो, अच्छा ही जा रहा होगा, हाँ। है ना। उनका अपना एक्सपीरियंस है, वो क्या बड़े उस पे कैनवास पे देखते हैं, उनको पता है कहाँ क्या कैरेक्टर है। तो और बाकी इतने सारे लेजेंडरी एक्टर्स हैं उसमें, ये मुझे बड़ा मजा आया। एक साथ मुझे जो बंच मिला, सौरभ शुक्ला सर, रणवीर शौरी सर, सीमा मैम, सीमा विश्वास, गोविंद नामदेव, सीरीज भी बहुत हिट रही है। हाँ काफी व्यूज आए हैं और एक से एक कमाल के एक्टर्स एक साथ। मैं तो नोट करता हूँ कितने एक्टर्स हो गए सीनियर मेरे।
तो मैं उसको क्या है ना, वो एक्सपीरियंस है ना, आप सामने से एक्सपीरियंस उनको है। देखते हो। तो ये क्लास आपको स्पेशली पर्सनली कहाँ मिलेगी, हम्म। आप सीखने बहुत चाहते मुश्किल है हैं, है ये ना, क्लास मिले तो। आप उनका टाइम लो, आप वर्कशॉप करना चाहो। एक्टिंग जो है प्रैक्टिकल का गेम है, किताब चाहे कितनी भी पढ़ लो आप, हम्म। लेकिन सेट पे बैठ के आप ऐसे लोगों को जब देखते हो ना, हम्म। तो वो अलग ही मजा है, अलग आनंद अब है। तक का किसको देखना आपके लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की रहा कि ये इसकी एक्टिंग मैंने देख ली तो बहुत कुछ सीख लिया, मतलब किसके साथ मजा आया और कौन आपको बेस्ट एक्टर लगा कि ये बहुत बेस्ट इसने एक्टिंग अरे ये थोड़ा सा की? मतलब आपके अपने लेवल पे सभी बहुत अच्छे एक्टर है, सभी बहुत बट अच्छे होता है हैं। ना कि आपने बहुत रिलेट कर पाए कि ये वाकई बेहतरीन हाँ, था। मतलब कुछ मेरे कुछ ड्रीम एक्टर हैं, कुछ इस दुनिया में नहीं है, जैसे इरफान सर हैं, मैं बहुत मानता हूँ उनको, उनके साथ सपना ही रह गया। उनमें से ही एक लिस्ट में थे, मतलब हैं के मेनन सर। आपने काम किया उनके साथ जी, भी। बम्बई मेरी जान, और स्पेशल ऑप्स में भी था। उनके साथ मुझे मैजिक जैसा फील होता था। क्या मैजिक है वो? एक ऑरा है उस एक्टर का, और वो इतना सहज है कि आप ऐसे दूर रहते हो, वो अपने ऑरे में आपको खींच लेते हैं, आपको अपना बना लेते हैं। कि मतलब बहुत कम एक्टर्स मैंने देखे हैं कि आप कर रहे हो और आपको कोई बता दे कि आपको आपका सीन इन्हेंस करा दे। है, अपने में ही दुनिया में लोग रहते हैं कि ऐसा कर ले रहा है, और बिना आपको डिस्टर्ब किए हुए और आपका सीन बना दे वो एक्टर है वो, इसलिए मैं उनका फैन हो गया। मतलब एक सीन है उसमें मुंबई मेरी जान में, जब मैं मर्डर करता हूँ, उसमें एक मर्डर है अहमद का, और मैं ट्रेन में मुझे बिठाने जाते हैं, तो और भी एक सीन है, चीज़ें हो नहीं रही थी, तो मैं अपना कर रहा था प्रिपरेशन, तो बोला आलोक ऐसे आ जा, चलते हुए इधर से आ, और तू बड़बड़ाता रहना और चले जाना, मैं करूँगा। तो मैं बाद में जब उसको देखा, वो बहुत अच्छा सीन बन गया। उनका कितना पुराना अनुभव है के सर, मतलब अपने आप में एक वो इंस्टीट्यूट है एक्टिंग का। और ऐसे ही उसमें एक इमोशनल सीन था। तो कुछ सीन्स होते हैं जिसमें आप कई बार, क्योंकि आप इंसान ही है ना, मशीन थोड़ी है, कई बार कनेक्ट होता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे दो वायर पॉजिटिव नेगेटिव बनते हैं, या जो भी कह लीजिए, ऐसे कनेक्ट होता है और बिजली बहने लगती है, प्लग लगाते हैं। तो हमारा दिमाग भी, जो भी आप तैयारी करते हैं, वो कई बार इतनी सारी चीज़ें, लाइटिंग होती है, केओस होता है, सब कुछ कई बार सहज नहीं हो पाते आप। नहीं हो पाता। तो बहुत मुश्किल होता है, आदमी को लगता है वाह क्या रोए हो। नेचुरल एक्टिंग ही बहुत मुश्किल तो है। उसके पीछे जो जर्नी है, जो एक्टर अपने आप को टॉर्चर करता है और अपने आप को लड़ता है, जूझता है, तो ऐसे सीन्स थे। तो उन सीन्स में मैं उनको देखता था, और वो इनपुट भी देते, और साथ में उनका भी सीन उतना ही इंटेंस है, और मैं देखता हूँ उधर बंदा घूमा, इधर टर्न हुआ, और आंखें उनकी अलग। अभी आलोक से बात कर रहे थे, और दूसरे पल में ही ऐसा लग रहा है मुझे मार डालेंगे ये। मैंने कहा भाई, ये तो गजब है। ये तो मैं करोड़ों रुपए की क्लास है मेरी ये जो लाइव आप देखते हो ना, ये नहीं मिलता आपको किसी किताब में यार। तो हमेशा मैं ये कहता हूँ, प्रैक्टिकल जो है ना उसका, तो इसलिए मैं लिखता हूँ ये के सर के साथ मुझे 2 प्रोजेक्ट हो गए, इतना समय मैंने बिताया, तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो यस ऑफ कोर्स, उनमें से अभी तक की जर्नी में के सर के साथ बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा मेरा। और जॉन अब्राहम के साथ भी काम किया है जॉन आपने? अब्राहम सर के साथ भी उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? उनके साथ भी बहुत फ्रेंडली रहा, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। और वो तो कहते थे भाई हम तो अपना डायलॉग वायलॉग याद कर लेते हैं, तो मुझे देखते थे, मैं अपना प्रिपरेशन करता था, कुछ सीन से पहले कुछ म्यूजिक सुनता हूँ, हर एक्टर अपना अपना एक कुछ टूल इस्तेमाल करता है, कुछ भी, कोई भी। तो वो पूछते थे क्या कर रहे हो ये, मैं ये कह रहा हूँ सर ये म्यूजिक सुन रहा था, तो टीम को बता, देखा मैंने कहा था वो म्यूजिक सुन रहा था, कुछ तो तैयारी कर रहा है सीन की। मैंने कहा देखो कितना मतलब इजी है, कितना चीज़ों को ध्यान दे रहा है, ऐसा नहीं अपने में ही है। तो वो भी बहुत ही आपके साथ जेल होने वाले और सीन में सपोर्ट करने वाले। और वो सीन हो गया था, जो इंटरोगेशन सीन था बाटला हाउस का, उसके बाद तो मैं भूल गया था, तो मुझे याद भी नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने 1-2 इंटरव्यूज़ में नाम वाम लिया मेरा, और बहुत सारी चीज़ें हुई, फिर मिला भी मैं। और एक दो बार शूट पे भी मैं उनके साथ मिला, और टच में है काफ़ी, मतलब बोले तो इमोशनल आदमी है। जब मेरे पापा एक्सपायर हुए, जब उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, मैं बहुत परेशान था,
तो उस समय उनके मैनेजर से भी मेरी बात हुई, तो मैंने उनको ये बात बताई जब, तो उनका कॉल आया मेरे पास। जॉन अब्राहम सर का, मैं गांव में था, तो मुझे आज भी वो मोमेंट याद है। बोला, मैनेजर ने जब बोला कि आलोक तुम्हारे पास कॉल आएगा जॉन सर का, तो उनका कुछ मुंबई में थे कांटेक्ट हॉस्पिटल में, तो मुझे लगा हो सकता है उनके भी पापा सर्वाइवल है कैंसर के, तो इसलिए वो कनेक्ट किया। मैंने उनको बताया, पता नहीं मैंने उनको बोला था या शायद कि कुछ हेल्प हो जाए अगर कहीं, क्योंकि लास्ट स्टेज था, यहाँ सबने मना कर दिया था। तो फिर भी मैं, एक होता ना कि आदमी कहता है ऐसे कैसे मान लें कि कोशिश तो इंसान करता जिंदगी है। नहीं रहेगी। तो मैंने बोला था, तो उनका कॉल आया, तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स भेजो आलोक, मैं देखता हूँ, और बात हुई, अपना ख्याल रखो। लेकिन क्योंकि समय बहुत देर हो चुकी थी, कैंसर काफ़ी फैल चुका था, बट मुझे बहुत याद है वो मोमेंट कि इतना बड़ा स्टार और ह्यूमैनिटी आज भी जिंदा है। जो बहुत टॉप पे पहुंचा है, जो बहुत आगे पहुंचा है, उसने शायद बहुत ग्राउंड पे रह काम किया है, लोगों से जुड़कर काम Yes. किया है, शायद तभी वो वहां तक पहुंचा भी है। जी जी जी। आप उस स्टारडम में, आपको हम लोग एज अ व्यूअर देखते हैं कि बहुत बड़ा स्टारडम है, Yes. बट है भी तो वो भी इंसान, उसने भी बिल्कुल वही सारी बिल्कुल। लाइफ फेजेस देखे हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी वहीं से निकल कर आए हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं। आपने बताया जैसे आप बिंदा के बाहुबली के ऑडिशन में गए थे, तो आपने जो फंबल किया वो आपका बन गया, स्टेटमेंट बन गया, उसकी वजह से आपको ये रोल मिला। हाँ, आपने एक शॉर्ट फिल्म भी की, के किरण करके, तो वो वो भी देखिए आप। उसके बारे में, क्योंकि वो तो उसमें प्रॉपर नाम ही फंबल वाला है वो तो क्या ये आपका स्टेटमेंट बन चुका है कि ये ऐसे ही चलना नहीं, है, या उसमें वो क्या उसमें है वो वो? था नहीं। हम्म तो मैं गया, उस समय मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था, शायद हम चार की कर रहा था, राजश्री की। ओके। तो गौरव एक मेरे मित्र हैं, गौरव, उस समय शायद वो न्यूज में कहीं काम करते थे, तो साथ में फिल्म मेकिंग में भी उनका इंटरेस्ट था। तो उनका मैसेज आया मेरे पास कि सर आप मिलना चाहते हैं और इंटरव्यू वगैरह करना चाहते हैं। तो साथ में जब इंटरव्यू करने गया, तो उन्होंने ये स्क्रिप्ट भी बता दी मुझे, हम्म काका काका किरण की। तो मुझे सही लगा कि एक लड़का है जो एक तरफा प्यार में साइको हो जाता है, साइको है, और उसने शाहरुख की फिल्म इतनी बार देखी है कि वो अपने आप को वो समझने लगा है। तो खुद ही मुझे वन शाहरुख है। लाइनर बड़ा सही लगा, मैंने कहा यार ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। हम्म तो मैं वापस आ गया, फिर मुझे गौरव ने स्क्रिप्ट भेजी, हम्म मैंने पढ़ी, मुझे सही लगी। मैंने कहा यार, अब मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे अतरंगी, कुछ कुछ तो नॉर्मल ना हो करेक्टर, कुछ तो अतरंगी दो, मुझे बड़ा मजा आता है। तो फिर मैं गया, और उसका कॉल आया, हम लोगों ने रीडिंग वीडिंग की, और फिर मैं शूट वूट किया हम लोगों ने। मज़ेदार यात्रा रही, पूरा गोरिल्ला शूट था, सब कुछ जीरो बजट है वो फिल्म। दिल्ली की सड़कों पर कहीं पार्क में बैठ के जा रहे हैं हम लोग, इधर शूट कर रहे हैं, उधर शूट। तो बड़ी प्यारी छोटी सी उसने शॉर्ट फिल्म बनाई। तो वो पहले था नहीं, तो मैं पढ़ रहा था, ऐसे ही मैंने पढ़ के उनको करके दिखा दिया। मैंने कहा यार ऐसे बोलेगा, मैंने नहीं मारा। अरे बोला सर ये अच्छा लग रहा है। अरे मैंने कहा तुम सबको यार यही अच्छा लगता है। वो निकल गया। फिर वो उसमें थोड़ा ज़्यादा है, एग्जरेटेड है, बब्बल बनना का अलग है, इसमें कम है। इसमें उसमें ब्रेक लगता ही रहता है, इसमें ब्रेक कहीं कहीं पे लगता कहीं है, कहीं पे लगता है। इसमें ब्रेकर पे लगता है, उसमें हर जगह लग रहा है। तो वो था। और एक होता है कि उनको अच्छा लगा, टीम को अच्छा लगा, तो मैंने कहा अगर इन लोगों को अच्छा लग रहा है तो ठीक है, रखते हैं। तो अच्छा, लोगों ने अभी प्यार तक का दिया। सबसे फेवरेट खुद का कौन सा कैरेक्टर जो आपको लगा कि बहुत अच्छा रोल मिला है मुझे, आपका खुद का फेवरेट? वैसे तो देखिए, आपके ये सारे, मतलब एक होता ना, ये आपके ये मार्कशीट है, आपकी प्रमाण पत्र हैं, ये बायोग्राम, मतलब बायोडाटा है आपका। सारे ही किरदार कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। लेकिन मुझे प्रिपरेशन में बम्बई मेरी जान में बहुत मजा आया था। रहीम जो था, के मेनन सर के साथ जो मैंने बताया, उसकी प्रिपरेशन में मुझे बहुत आनंद आया था। उस दौरान मतलब मुझे लगा था कि मैं किसी यात्रा पर हूँ, क्योंकि उसकी जो तैयारी थी, मतलब हमको टास्क दिया गया था कि आप वो डोंगरी और वहाँ से रिलेटेड है ना, तो आप जाइए वहाँ पर, लोकेशन पे जाइए, देखिए। तो मैं जाता था वहाँ पर, मैंने वीडियोस बनाए, मैंने रियल के वहाँ पे रहीम ढूंढे। तो मैंने बाकायदा, मेरे आज भी फोटोज़ में ये उसमें है मेमोरी में कि ये रहीम है, ये रहीम की गर्लफ्रेंड होगी, कोई तो होगी, या इसका ऐसा कोई दोस्त होगा। वो सब वैसे ही, अगर आपने देखा उस करेक्टर को, वैसे ही डार्क, हर समय नशे में रहने वाला। तो मैं वहाँ गया था, और इधर फ़ोन कैमरा चला के, और रेड लाइट एरिया में पूरा उधर मैं घूमा था मैं। और मैं पहली बार मैंने ये किया, डर भी लग रहा था। मैंने कहा
ऐसा ना हो कहीं कि दूसरे मोहल्ले में घुस जाओ और कुछ और ही कांड हो जाए। तो वो बहुत मज़ेदार था। उसके बाद आपको कॉस्ट्यूम भी दे दी गई थी पहले से ही, पूरी जो भी थी उसकी प्रिपरेशन उस तरीके से। डायरेक्टर भी पूरा चाहते थे कि इसमें एकदम आप इस जोन में चले जाएं। वो जो एरा था उसका, है ना, दारा का, जो उसमें सीरीज में है, वो मज़ा आया था उसमें। मैं घर पे रिहर्सल करता था, मेरी वाइफ कहती क्या कर रहे हो इतना गंदा ये सब करके तैयारी। अरे मैंने कहा मैं जब उसमें होता हूँ तो वो जो उसी का तो आनंद है एक्टर को, बस उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा शूट, उसके बाद मैं फिर अपना बाहर अपना एंजॉय करूँगा। जब मेहनत अभी कर लेंगे तो वो पर्दे पे दिखेगी ना। इसमें थोड़ी कंजूसी करूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। मतलब अपने आप से आपको ये नहीं रहना चाहिए मैंने यार काम नहीं किया, तुम कर लो, बाकी सेट पे होगा देखा जाएगा जैसा भी होगा। कई बार चीज़ें बदल जाती हैं, उतनी अच्छी नहीं होती हैं, बहुत सर्कमस्टेंसेस ऐसे। आपको लगता है कि आप नेगेटिव रोल ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं? अभी एक पक्ष है मेरा कॉमेडी का जो लोगों ने देखा नहीं है। रंगमंच में मैंने कॉमेडी बहुत की है। अब अब चूंकि मेरे पास काम ही आ रहे हैं, वो कह रहे आप भोले भाले दिखते हो और कोई अंदाजा लगा नहीं पाता है, और हमने कहा यार तुम लोग विलन बना के छोड़ोगे मुझे। बाद तो में बन चुके हैं बिंदा के बाहुबली से, तो आप विलन बन चुके अब हैं। उसमें भी सर ने कहा करो जाके, मैं कम कर रहा हूँ। बोला क्यों नहीं कर रहा है, और कर, अच्छे से कर, और भी टॉर्चर कर, ऐसे कर वैसे कर। उन्होंने पूरी छूट दी मुझे, तो मैंने कहा ठीक है। मज़ा तो आता ही है विलन में, उसमें एंजॉय उसका अलग ही, मार भी खानी पड़ती है, लेकिन जब तक रहता है पावर में फिर आपको लगता है ना कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो लेकिन जिसमें हम जो शाहरुख खान की बात करें तो वो डर फिल्म से फेमस हो गए थे, उनका जो विलन वाला रोल था बहुत फेमस हुआ। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद अब जो जिस शोहरत पे है वो है, वो तो हम भी दुआ करेंगे कि आप उस शोहरत पे पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जर्नी वैसी ही चल रही है, उतने ही नेगेटिव रोल्स आपको मिल रहे हैं। आपको लगता है ऐसा आपकी। अच्छा आलोक जी, आपने थिएटर किया, आपने ओटीटी कर लिया, आपने फिल्म्स कर ली, आपने शॉर्ट फिल्म्स भी कर ली। सबसे ज़्यादा टफ आपको क्या लगा? टफ तो मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिल्म में जो आप काम करते हो एक उसका मोशन रहता है, वो टूट जाता है कई बार। जैसे एक सीन आपने किया, जैसे बम्बई मेरी जान में ही एक सीन है, उसमें मैं मर्डर करता हूँ 2022 में, शूटिंग उसकी होती है 21 में शायद करता हूँ, और घर में घुसता हूँ 2023 में, कंटिन्यूस शॉट। ओके। उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, समझ रहे हो आप? 2 साल बाद वो शॉट है और फिर सीरीज में चल रहा है वो लगातार, 5 सेकंड बाद ही वो आ जाता है वहां पे। तो आप सोचिए कितना बड़ा जर्क है, कितना बड़ा मतलब ब्रेक है वो, और उस दौरान आपको उस एनर्जी को मेंटेन करना, वहां से उस लुक को मेंटेन करना उस ही बहुत लुक मुश्किल को होता तो खैर वो होगा। लोग करते हैं मेकअप में कई बार, लेकिन आपके लिए भी मुश्किल हो जाता है बहुत कि उसको याद करके उस एनर्जी को साथ में सिंक्रोनाइज करना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिल्मों में तो टुकड़ों में ही शूटिंग होता है, पता लगे मर पहले के जिंदा बाद में हो रहे हो आप, मरने का शॉट पहले ले लेते हैं, बाद में वो करते हैं। तो ये फिल्म का मीडियम है। रंगमंच में क्या है कि आप 1 महीने जम के रिहर्सल करते हो, उसमें मेहनत होती है। उसके बाद जब आप स्टेज पर चले जाते हो, फिर आप ही बॉस हो, आप ही नौकर हो, आप ही शहंशाह हो, आप ही विलन हो, आप ही सब कुछ, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। वो मुझे थोड़ा मतलब तैयारी के बाद लगता है कि वो थोड़ा सहज है, इजी है, क्योंकि वो लगातार कंटिन्यू चल रहा है ना, उसमें कोई एक्शन कट तो होता नहीं, एक बार शुरू हुआ है तो शुरू है। तो ये मुझे फिल्म का लगता है। और वेब सीरीज और उनका शूटिंग तो लगभग एक जैसी है, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। बाकी तो किरदार पे डिपेंड करता है, आपका किरदार कैसा है, क्या है, कितना चैलेंजिंग है, तो उससे मुश्किलात आपकी बढ़ जाती हैं। कई बार इजी हो जाता है, कई बार लिखा इतना अच्छा होता है, बातचीत के लहजे में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता। कई बार माशाल्लाह कमाल की स्क्रिप्ट ऐसी लिखी होती है, लगता है कि क्या लाइन लिखी है, अब मैं इसको कहाँ से सुर में बिठाऊं, क्या करूं, तो वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने थिएटर किया, शायद इसलिए आपको इजी हुआ सिनेमा में आना, आपको हेल्प मिली थिएटर से? हाँ जी, बिल्कुल मिली। ये तो है, रंगमंच मतलब ने मुझे अनुशासन सिखाया, काम करना सिखाया, मेहनत करना सिखाया, और सारी चीज़ों को सोचने की मतलब बोले तो मतलब दिमाग खोला एकदम, कहते हैं ना वो हेडलाइन है, टैग लाइन, दिमाग की बत्ती जला दे। तो मैं जब घर से आया था तो मेरे को कुछ पता नहीं था। 2-3 साल मैंने थिएटर किया वहाँ पे शाहजहाँपुर में, उसके बाद मेरा भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी में चयन हो गया। तो एकदम से आप
एक गांव से और वहाँ कुछ छोटे छोटे अपने शोज कर रहे थे, कुछ अपने छोटे छोटे कैरेक्टर कर रहे थे, खट से आप बड़े स्टेज पे पहुंच गए। हम्म, एक बड़ा सा रंगमंच, एक छत, एक लाइब्रेरी है, 15-20 लोग हैं, एक अनुशासन में आपको रहना है, सुबह 6 बजे उठना है, योग करना है, क्लास करनी है, ये करना है। तो उसने आपको जिंदगी को वो ले आया, टाइम टेबल में ले आया कि भाई ऐसा नहीं है कभी भी उठ के कुछ भी। तो उसने वो बना दिया, डिसिप्लिन होना जरूरी है। डिसिप्लिन होना सिखा दिया, मेहनत करना सिखा दिया कि कुछ करोगे तभी रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं कि आए वाए कुछ भी, तैयारी करना सिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया, थिएटर ने, रंगमंच ने। तो बिल्कुल उसका फायदा मिलता है। आलोक जी, हम जिस देश में रहते हैं वहाँ कहते हैं हर घर में एक क्रिकेटर और एक एक्टर बसता है, लेकिन एक्टर बनना इतना आसान काम नहीं है। जी। इनिशियल स्टेज पे जब रिजेक्शंस मिलते हैं उनको कैसे झेला आपने? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि काफ़ी लोग हैं जो सपने लेके जाते हैं माया नगरी में, लेकिन उस चीज़ को झेल नहीं पाते, उसको फेस नहीं कर पाते। तो ऐसा कौन सा ऐसा पल आता है कि आपको लगता है कि बस अब हो गया, अब नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके बाद फिर से आपको अपने आप को तैयार करना है? देखिए वो पल उसी समय महसूस होता है और उसको कोई ऐसा बता नहीं सकता कि उसको कैसे किया। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप अंदर से क्या सोच के आए हो, कितना मजबूती लेकर आए हो आप अपने अंदर। वो जो कहते हैं ना कि एक संकल्प लेकर आते हैं ना हम लोग, जब कुछ कुछ बीड़ा उठाते हैं, वो कितना मजबूत है आपका। वो अगर मजबूत नहीं है, आप शॉर्ट टर्म वाले हैं, आप शॉर्टकट वाले हैं कि लॉन्ग टर्म वाले हैं, तो वो देखिए डगमगाता तो हर कोई है, सबके साथ होता है, हमेशा आता है। लेकिन मैं हमेशा, मेरे साथ भी हुआ, 2-3-4 साल लगे, बीच में 5-6-7 साल लगे। कई बार ऐसा हुआ कि फिल्म मिल गई, धोनी मिल गई, उसके बाद 1 साल तक काम नहीं है। फिर मिल गई लखनऊ सेंट्रल, फिर 1 साल तक काम नहीं है। फिर बाटला हाउस मिल गई, फिर कुछ काम नहीं है, 1 साल बैठे हुए हैं। तो एक तो कहीं ना कहीं कहता हूं मैं कि ये चीज मैं मानता हूं कि मास्टर प्लान तो कहीं है। हमको आपको नहीं पता। मेरा बहुत विश्वास है ऊपर डेस्टिनी पे, और ये लकीरें हैं, कुछ कोई शक्ति है जो आपको चलाती है, आपको नहीं पता। बस इतना कोशिश करता हूँ कि जब भी वो चीजें होती हैं तो मैं याद करता हूँ कि भाई तुम क्यों आए थे इधर, तुमको किसने बोला था? खुद से ही आए ना, अपने आप से आए, आपको लेकर गए और इतने अच्छे रास्ते बने हैं। जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा, यहाँ तक आए हो गाँव से। तो ये चीज याद रखता हूँ। वहाँ की इतनी बड़ी फैमिली वहाँ गाँव में बैठी हुई है, वो आपका सपोर्ट कर रही है, तो आपको हक नहीं है टूटने का। सही बात। आपको बिल्कुल हक नहीं है कि आप हारें, क्योंकि मुझसे ज्यादा वो लोग उम्मीद पाले बैठे हैं। और ऐसा नहीं जबरदस्ती कोई करा रहा है, मैं अपने मन से कर रहा हूँ और आ रहा है रिजल्ट, छोटा छोटा आ रहा है, ठीक है, आ तो रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, बहुत सारा। तो उस समय अपना परिवार का सपोर्ट है, उनकी याद है, माता पिता का जो सपना था कि भाई वो लोग, उन्होंने कुछ सोचा है मेरा लड़का अलग करेगा, और खुद से भी कि भाई कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, क्या करने आए हो, ये 2-3 चीजें याद दिलाता हूँ, खट से फ्लैशबैक में भाई करना है। बाकी थोड़ा लिखाई विखाई भी करता हूँ, तो मैं अच्छा। लिखने के माध्यम से अपनी चीजों को बाहर निकाल देता हूँ। कई बार डायरी लिखता हूँ मैं, तो 18-20 सालों से मेरे पास इतना जखीरा है, अच्छा, जत्था। लिखने का शौक भी है। हाँ जी। और बताया कि आपको कॉमेडी का शौक भी है, तो क्या कॉमेडी का कोई प्रोजेक्ट आने वाला है आपका? कॉमेडी के एक प्रोजेक्ट मेरा बन के रेडी है, और इसमें काफी बढ़िया कैरेक्टर है, वो रुका हुआ है शो, है ना। उसका नाम है शुरू हो गई पकड़म पकड़ी, एक वेब सीरीज है। तो वो देखते हैं। कई बार चीजें क्या है कि पता नहीं होता है कि हर किसी का समय तय होता है अपने आप में। तो किए हैं मैंने 1-2 शो, आई होप सब कुछ सही रहा तो जल्दी आएगा कुछ ना कुछ। और कुछ बड़ा तो हो ही रहा है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपका वाकई बहुत अच्छा है। थैंक यू। बड़ा तो हो ही रहा है। जो भी एक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे कि ऐसा होना चाहिए, ये जीलो तभी आना? एक तो कभी भी मतलब जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, और तो अपन तैयारी करके आए। और मुंबई कहीं भागी नहीं जा रही है, यहीं पे है, वही उसका एड्रेस है, वो वही है। ये चीज मेरे मन में हमेशा से थी कि भाई पढ़ लिख के तैयारी करके चलना है, क्योंकि वहां जाके एक बार समंदर में गोता आप लगाने लगे, कूद गए, फिर आप थोड़ी स्विमिंग सीखोगे, तो डूब जाओगे। तो सीख कर आओ और तैयारी करके आओ, और जितना अनुभव लेकर आओगे उतना अच्छा होगा।
क्योंकि शुरू में अगर आपका समय खराब चला जाएगा रिजेक्शन में और सारी चीज़ों, फिर आप उसको झेल नहीं पाओगे। और ये सोच के फिक्स करके कभी मत आओ कि ऐसा करते हैं कि 2 साल चलते हैं, बढ़िया देखेंगे, कुछ हो गया तो ठीक है। ट्राई करने में मत आइए। ट्राई वाला है नहीं। कास्टिंग काउच होता है? कास्टिंग काउच देखिए होता सब कुछ है, सब कुछ होता है। मैं कई बार हटाया भी गया कैरेक्टर से, कई बार गलत जगह ठगा भी गया। मैं 1-2 बार शुरू में गलत फेक प्रोड्यूसर्स के उसमें फंस गया। तो लेकिन आप होशियार रहिए, बच गए हर बार में। तो होता सब कुछ है। उनका नाम लेके कोई, मैं उनको टीआरपी नहीं देना चाहता, कोई मतलब नहीं है। और सारे ही लोग हैं, वो भी हैं और बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, जेन्युइन लोग हैं, जिनकी वजह से इंडस्ट्री चल रही है और हमारे जैसे एक्टर्स सरवाइव कर रहे हैं। जो नए लोग आ रहे हैं उनको आप क्या हिदायत देंगे कि कास्टिंग काउच से बचने ये चीज़ें आप चेक करिए? देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका डिसीजन है, आपकी समझ है। किसी पे भी आंख बंद कर भरोसा मत कीजिए। कुछ पता नहीं कब कहाँ चीजें क्या बदल जाए, है ना। और किरदार का आज की डेट में कुछ पता थोड़ी है। जैसी घटनाएं हमारे आसपास हो रही हैं, आप तो देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, कितना केओस चल रहा है। बेटा बाप को मार रहा है। असल नीले ड्रम बहुत फेमस हो रहे हैं। हाँ, अभी लखनऊ की एक घटना है। किस पे भी विश्वास करोगे आप? ये तो कास्टिंग काउच तो बहुत छोटी चीज हो गई इसके सामने। रिलेशन तार हो रहे हैं, चीजें बदल रही हैं, तो आप अपना, कहते हैं ना कि आंख कान, हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना, खुले रखो। ऐसा नहीं सामने देखते रहो, आप इधर भी देख लो, घोड़े की तरह सीधे चलते चले जा रहे हो। चारों तरफ देख के चलिए और बहुत सोच समझ के चलिए एकदम। एक लास्ट सवाल है मेरा आपसे आलोक जी। ओटीटी में क्योंकि आपने काम किया है और आप क्योंकि बहुत नेगेटिव भी काम किया है और बहुत फेमस भी हुए, क्या आपको लगता है कि ओटीटी ने गाली गलौज और इन सब चीज़ों को प्रमोट कर दिया, नेगेटिव किरदार को हीरो बना दिया है? अब देखिए, प्रमोट करना और लोगों का पसंद करना, ओटीटी में जितना नेगेटिव रोल है वो सारे हिट होते हैं। हाँ, तो अब क्या कहा जाए, लोगों को मजा भी आ रहा है। अच्छा, लोगों को मजा आ रहा है इसलिए चीजें बन रही हैं। ये तो हुआ है कि जैसे फिल्मों में एक दायरा था, उतना नहीं उसमें आता था। मुझे लगता नहीं बहुत गालियां शायद फिल्मों में तो इतनी नहीं थी, सिनेमा में तो नहीं आता थी था। एक गाली कल्चर ओटीटी लेकर आया है। ओटीटी में आया है और ये है, कहीं कहीं चीजें जरूरत होती है वहां पे ठीक है, कुछ ऐसा भी बीच में आता है, लगता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि इसी की वजह से चीजें चल रही हैं, वो ठीक नहीं रहता है। जहाँ पे जरूरत है, बैकग्राउंड वैसा है। आम लाइफ में आप जाते हैं तो हम तो बिना गाली के कहाँ बात करते हैं, वो तो सुकून है गाँव में या कहीं जाएं तो एक इमोशन होता है। तो इसलिए हिट है ये इसलिए इमोशन, हिट है। अब गाली में सुकून है। हाँ, उसको कनेक्ट करते हैं, उसको आप अब उसमें भाव ना बदलें। आप देखिए कहीं कहीं भाव बदल जाता है तो घटनाएं हो जाती हैं, गाली लग जाती है, चीजें बदल जाती हैं, घटनाएं हो जाती हैं, मर्डर हो जाते हैं गालियों की वजह से, है नहीं। पान सिंह तोमर में एक सीन है, तो हल्के फुल्के लहजे में तो सुकून है, खून की रफ्तार बढ़ जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि फ्रेश फील हो गया। तो ये तो है, मानता हूँ कि उसकी वजह से थोड़ा खुल गया है मामला ओटीटी की वजह से, क्योंकि आज़ादी जो मिली है तो भरपूर लोग उसका, अभिव्यक्ति की आज़ादी को ज़्यादा ही मिल गया, ज़्यादा हो गया है थोड़ा, तो उसका थोड़ा संभालें, चीज़ों को ध्यान रखें, थोड़ा सा ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि बिना उसके भी, बिना गाली दिए भी बहुत कुछ कहा भी जा सकता है। शॉर्ट वाली थोड़ी पहले कहा भी जा रहा था, अभी इन दिनों ज़्यादा सुकून लोग ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो वो है और चल रहा है, लोग देख रहे हैं अभी। तो जिस दिन लोग रिजेक्ट कर देंगे उस दिन बंद हो जाएगा। ये लोग तो पसंद कर रहे हैं। हाँ, पब्लिक के ऊपर ही है। आजकल तो विलेन ही हीरो बन रहे हैं। हाँ, बब्बल बनना लेकिन जरूर देखें। हाँ, सब लोगों से मैं कहूँगा, हम भी अपने व्यूवर से जरूर कहेंगे कि आप एक बार बब्बल बनना का किरदार जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है बिंदा के बाहुबली, तो आप सीजन 1 भी देखिए और 2 भी देखिए और 3 का भी इंतजार कीजिए। अब हमारे शो में आए आलोक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीज़ों पर बात हुई और उम्मीद करते हैं जब 3 पार्ट आएगा तो आप फिर से हमारे साथ आएंगे और एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।